वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। सिविल सर्विसेज में जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, एक चीज और भी यहाँ पे बता दूं कि कुछ लोग को लग रहा होगा कि ये सिर्फ सी टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा नहीं है। जितने भी टेट एग्जाम है उन सभी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही ये साथ में। उसके अलावा आप देखेंगे तो जो केवीएस का एग्जाम होता है जिसमें पीआरटी, ठीक है, टीजीटी और पीजीटी तक में जो क्वेश्चन आते हैं आपके पेडागोगी के, ठीक है, वहां पे भी आप जो है इन जो ये प्रश्न पढ़ाए जा रहे हैं उसके लिए भी आप इसको उपयोग कर सकते हैं और वहां पे भी ये बहुत महत्वपूर्ण जो है रोल प्ले करेंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी कोर्स यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के साथ। पहला हमारा प्रश्न है कि हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है, वास्तव में पृथ्वी के ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता, यह सब सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे दिए गए जिस देश के लोग के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं वह देश है। यहां पे प्रश्न पहले समझिएगा कि जैसे पृथ्वी है, ठीक है, अब पृथ्वी ऐसी है, यहाँ पे दो गोलार्ध में बटी है। तो यदि आप देखेंगे यहाँ पे गोलार्ध वाली, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, यहाँ पे गोलार्ध वाली स्थिति देखें तो एक उत्तरी गोलार्ध हो गया, एक दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। आप देखेंगे कि ये इस आधार पर बोल रहा है, ऐसा एक्चुअली उल्टा सीधा नहीं कि ऐसा हम सीधा खड़े हैं और ये उल्टे खड़े हैं सिर के बल, तो ऐसा नहीं है। ये उसी परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो पृथ्वी के नीचे अगर हम देखें तो एग्जैक्ट जो लोकेशन आपका आएगा वो एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, सापेक्ष होगा। तो अर्जेंटीना एकदम नीचे है और हम थोड़ा सा उत्तरी गोलार्ध में है, तो उस हिसाब से कह सकते हैं कि हम उल्टे खड़े हुए हैं, ठीक है, या वो हमारे उल्टे खड़े हुए हैं। इसका सही उत्तर बी होगा। इस तरह के प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं। अगले प्रश्न की तरफ चले तो हमारा अगला प्रश्न है कि अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक यानी कि ज्यादा उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। उसका यह व्यवहार उसके खेतों की मृदा को यहाँ पे वही बताना है कि क्या कर देगा, ठीक है, उपयोगी होगा कि नहीं उपयोगी होगा। तो बोला केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी बनाएगा। बी बोल रहा है कि अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बनाएगा। सी है कि जुताई और बुआई, ठीक है, जुताई और बुआई के लिए मतलब उपयुक्त होगा। और अंतिम विकल्प यहाँ पे जो डी वाला दिया गया है उसके हिसाब से आप देखें तो ये बोलना चाह रहे हैं भी कि अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाएगा। बेसिकली यहाँ पे फर्टिलाइजर की बात यहाँ पे जो हो रही है, उर्वरकों और कीटनाशकों की, तो इसके ज्यादा उपयोग करने से क्या होगा कि दूरगामी उसका प्रभाव देखिए तो वो किसी के लिए लाभदायक नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा वो आपका अंतिम विकल्प यानी कि डी वाला ऑप्शन होगा। डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है। ये बढ़िया प्रश्न है, इसके बारे में चर्चा हम कर चुके हैं, लेकिन इसके थीम भी मैं आज बता दूंगा आपको कौन कौन से थीम महत्वपूर्ण है। चलिए, तो यहाँ पे जो आपको दिया गया है पौधे, जानवर, परिवार और भोजन पदार्थ। परिवार, दोस्त, भोजन, पानी और यात्रा। सी में बोला है कि भाई चीजें जो हम बनाते हैं और जो करते हैं, भोजन, आवास और पौधे, पदार्थ वगैरह। और अंतिम बोल रहा है कि काम और खेल, भोजन, पदार्थ और यात्रा। देखिए, इस तरह के प्रश्नों में आपको करने में समस्या आती है। देखिए, इस यहाँ पे जो बात है कि आपको याद रखना होगा कि जो 6 सामान्य विषयों को इसमें शामिल किया जाता है जो पर्यावरण अध्ययन का विषय है, ठीक है। इसमें केंद्रीकृत एवं एकीकृत करने के लिए इसमें 6 सामान्य विषय शामिल किए गए हैं। उसमें है क्या 6 सामान्य? इसका उत्तर आप लोग जान लीजिए, इसका उत्तर बी वाला सही होगा। और इसमें है क्या, देखिए इसमें आपका आ जाएगा, सबसे पहले देखें तो फैमिली एंड फ्रेंड्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखें तो इसमें फूड आ जाएगा आपका, देन आपका शेल्टर आ जाएगा यानी कि आवास आ जाएंगे। उसके बाद आपका पानी आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। उसके बाद आपका यात्रा आ जाएगी, ट्रेवल्स, यातायात, ठीक है। और उसके बाद थिंग्स वी मेक, ठीक है, थिंग्स वी मेक एंड डू यानी कि जो चीजें हम बनाते हैं। तो ये 6 चीज आप याद रखेंगे। प्रश्न में जरूरी नहीं कि यही पूछे, कई अगली बार हो सकता है कुछ और इस तरह का प्रश्न आ जाए, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के पाठ्यक्रम
के बारे में सही है। प्रश्न नंबर 4 है। तो यहां पे आप देखेंगे विकल्प को एक बार देख लीजिए कि ईवीएस पाठ्यक्रम को पर्यावरण शिक्षा और सामाजिक विज्ञान के एकीकृत रूप में प्रस्तुत किया गया है। बी है कि ईवीएस का पाठ्यक्रम सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एक विषयगत एकीकरण है। और यहाँ पे सी है कि ईवीएस पाठ्यक्रम विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। और अंतिम में है कि ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण का एकीकरण है। तो ध्यान दीजिएगा, तीनों चीज का एकीकरण है, किसी किसी में तीनों को नहीं प्रस्तुत किया गया है। ये चीज आप दिमाग में रखेंगे कि जो हमारे आसपास का परिवेश है, सामाजिक विज्ञान है और पर्यावरण है, और साइंस तो रहेगा ही साथ में एजुकेशन में, तो ये तीन चीज रहेंगी। तो इसका जो सही विकल्प है वो डी है। याद रख के जाइएगा, क्योंकि इस तरह से अगर कभी और प्रश्न आता है तो आपको जो है अन्य प्रश्नों में भी हेल्प, काफी जो है इससे हेल्प मिलेगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 बोलता है कि ईवीएस शिक्षक यानी कि कक्षा में ईवीएस शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों पर बोलता है एक सर्वेक्षण करो। ठीक है, यानी कि सर्वेक्षण करने को कहता है और बोलता है इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से कौशल विकसित की जा सकती है। विकल्प देखिए, परिकल्पना बनाना, ठीक है, समालोचनात्मक चिंतन, रिकॉर्डिंग सुनने का कौशल और पूर्व अनुमान और रिपोर्टिंग। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर आप देखेंगे कि हाइपोथेसिस मेकिंग यानी परिकल्पना बनाना, यहाँ पे समालोचनात्मक गहन चिंतन और पूर्व अनुमान, तो ये दो तो पहले हट रहे हैं, यहाँ दो बच रहे हैं। तो आप इसका जो सही विकल्प है वो होगा रिकॉर्डिंग और सुनने का कौशल। क्योंकि इसमें अगर बी वाला आप सोच रहे हैं तो गहन चिंतन बच्चों की बात हो रही है। ठीक है, बच्चों को सर्वेक्षण के माध्यम से सिखाने की बात है। रिकॉर्डिंग करेंगे, उस चीज को नोट करेंगे और उसको सुनने का कौशल, उसको सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी ना। यहाँ पे देखिए हमको वही सही उत्तर चुनना होता है जो विकल्प में दिया होता है, और इसमें सी सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तो सी ही सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। सीखने के लिए निरंतर आकलन आवश्यक तत्व है। ठीक है, असेसमेंट के बारे में है। तो विकल्प आपको दिए गए हैं कि इसका उपयोग बच्चों के बारे में फैसला सुनाने के लिए किया जाता है। बी है कि इसे सीखने के लिए स्थितियों में निहित किया जाना चाहिए। सी है कि यह शिक्षकों को उनकी शिक्षण अधिगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता है। और अंतिम विकल्प है कि सह शिक्षार्थियों को अपने काम की निगरानी और सुधार के लिए कोई गुंजाइश नहीं प्रदान करता। अब यहां पे अगर आप देखें प्रश्न नंबर 6 में, तो इसमें आपको थोड़ा सा कठिनाई शायद महसूस हो, क्योंकि इस तरह के प्रश्न हम कर चुके हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप जो है थोड़ी सी प्रश्नों को ध्यान से ना देखने के कारण गलत करते हैं। जैसे इसमें देखिए, क्योंकि नीचे भी छांटने के लिए दे दिया है। अब ये पहला देखिए कि बच्चों के बारे में फैसला सुनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों के बारे में फैसला नहीं किया जाता ना, ये होगा लर्निंग से सीखने की स्थितियां हैं। और सी वाला है कि शिक्षकों को उनकी शिक्षण अधिगम की विधि जो है वो समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता है। तो बी सी सही है, ए अपने आप गलत होता है और डी वाला भी यहाँ पे सही नहीं है। निगरानी और सुधार की गुंजाइश नहीं प्रदान करते तो हो ही नहीं सकता। तो इसका बी और सी कहाँ पे है, ये है सी वाला। ठीक है, तो इसका सी वाला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है कि कुणाल ने कपड़ों की बंधेज की रंगाई पर कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में एक स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया। स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने के उद्देश्य निम्नलिखित में से इसके अतिरिक्त हैं। विकल्प को देखें तो विकल्प है यहाँ पे एक शिक्षार्थी कारीगर के ज्ञान और कौशल की सराहना करेंगे। बी है कि शिक्षार्थी टाई और रंगाई में उपयोग हुए तकनीक की सराहना करेंगे। सी है कि शिक्षार्थी को स्थानीय भाषा सीखने में सहायता करेंगे। और डी है कि टाई और डाई को हाथ से करने के अनुभव को प्रदान करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, मूल बात यह है कि जो स्टूडेंट होंगे उनको जो है लोकल भाषा सीखने में सहायता मिलेगी। ठीक है, टाई और डाई का काम नहीं करेंगे। तो इसका सही उत्तर सी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 बोलता है कि मेहर के पास कक्षा में कुछ शिक्षार्थी हैं जो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित हो जाते हैं। उन्हें विद्यालय वातावरण में समायोजित करने में जो समस्या है वो किस रूप में आपके सामने आएगी। विकल्प ये है कि धैर्यवान होंगे ताकि स्वाभाविक रूप से समय के साथ समायोजित हो जाएं, यानी कि टाइम के साथ अपने आप वो है अन्य बच्चों के साथ जुड़ जाएंगे। अथवा केवल विस्थापित विद्यार्थियों को एक समूह बनाए और उनको अलग से काम दे। अथवा ये बोल रहा है कि उन्हें एक तथ्य के रूप में विस्थापित समुदाय के रूप में क्या करे कि स्वीकार करने को प्रोत्साहित दे। और डी वाला है कि उन्हें अन्य बच्चों के साथ बातचीत करने का मौका दे और कहानियों को साझा करे। तो जाहिर सी बात है बच्चों को एक दूसरे से जो आपस के बच्चे उनके साथ कनेक्टिविटी को बढ़ाए और चीज़ों को सीखने में हेल्प करे। तो इसका डी सही होगा। प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलें तो ये है कि वह समुदाय संसाधन के रूप में उपयोग करने का औचित्य है, यानी कि जो कम्युनिटी है
उसको एज अ रिसोर्स के तौर पे देखें, संसाधन के तौर पे, तो उसका हम क्या उपयोग कर सकते हैं। यह समुदाय में सभी ज्ञान को अनायास स्वीकार करने में मदद करता है, यानी जितने भी नॉलेज है सबको फालतू में स्वीकार कर लेगा अनायास का, तो मतलब यही है, ठीक है। और बी है कि यह बिना प्रश्न करे स्थानीय ज्ञान को लोकप्रिय बनाने और फैलाने में मदद करेगा, तो ये भी सही नहीं है, ठीक है। समुदाय को अपने बच्चों से सीखने में हिस्सेदारी, और उसके साथ साथ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बार बार पीछे चला जा रहा है, ये वाला है। समुदाय बच्चों के सीखने में हिस्सेदारी और उन्हें इसमें शामिल होने की जरूरत है, ठीक है। और डी है कि शामिल नहीं करने पर समुदाय नाराज होगा, नहीं, समुदाय से जो चीजें सीखने हैं, बच्चे जब हिस्सेदारी लेंगे तो उससे चीजों को सीखेंगे। बहुत सिंपल सा विकल्प है सी, और सी ही इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलें तो आरोही ने अपने शिक्षार्थियों को अपनी कक्षा का मानचित्र खींचने को कहा, यह क्रियाकलाप विकास करने में सहायक होगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, यानी कि विकल्प है कि पूर्वानुमान और गणना का कौशल उनसे बढ़ेगा जब मानचित्र खींचेंगे, आंकड़ों का अभिलेखन होगा यानी कि डेटा को रिकॉर्ड करेंगे, अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति की समझ होगी, भूदृश्यों को खींचने का कौशल आएगा। देखिए इसका जो सी विकल्प है कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी उनकी, ठीक है, और पोजीशन एंड ओरिएंटेशन को लेकर, तो इसका सी सही होगा। अन्य आंकड़े वगैरह से ज़्यादा सीखेंगे नहीं। देखिए मेन चीज़ है बच्चों के बारे में कि उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। प्रश्न नंबर 11 की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से क्या पाठ्यचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत नहीं है। ए है कि विद्यार्थी, यानी कि जो करिकुलम है उसके हिसाब से मार्गदर्शन की बात हो रही है, तो विद्यालय ज्ञान को बाह्य विषय से जोड़ना, तो बिल्कुल जोड़ता है। सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत विधियों से परे जाए, एकदम सही है। डी यहाँ पे सी वाला है कि परीक्षा को आसान बनाना, और डी है कि पाठ्यचर्या को समृद्ध करना ताकि वह पाठ्य पुस्तकों तक सीमित न रहे। तो यहाँ पे सी वाला विकल्प देखें तो अपने आप हट के लग रहा है कि भाई ये करिकुलम से संबंधित नहीं, परीक्षा को आसान बनाने के लिए थोड़ी ना पढ़ाया जाता है, करिकुलम रखा जाता है ना, ये इसलिए होता है ताकि बच्चे को सीखें, तो आप सी वाला छाट सकते हैं। तो यहाँ पे जो नॉट है, ठीक है, ये इसको ध्यान रखेंगे तो यहाँ पे सी सही होगा। प्रश्न नंबर 12, ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय बचना होगा क्या। जानकारी एकत्रित करने की विभिन्न तरीकों के उपयोग से, या अधिक सटीक विवरण के लिए घटना की तत्काल रिकॉर्डिंग करने से, आकलन के आधार के रूप में समूह का उपयोग करने से, अथवा आकलन करते समय तकनीकी भाषा से। देखिए बच्चों के आकलन की बात करें तो बच्चों के समय अगर आप टेक्निकल लैंग्वेज यूज करेंगे, तकनीकी भाषा, तो बच्चे उसको समझ नहीं पाएंगे, तो हमें इस चीज से अक्सर बचना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं ये प्रश्न देखने के बाद प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 है कि भूषण कक्षा 2 की भाषा की कक्षा में थीम यात्रा को एकीकृत करना चाहते हैं। अब ये पूछते हैं कि आप किस संसाधन का चुनाव करेंगे कि कक्षा में इसके लिए संपादन हो वो सबसे बढ़िया हो, जो यात्रा के दौरान थीम, जो एक थीम है यात्रा, उसको कैसे आप समझाएंगे। असली बात ये है, बोलते हैं कि भाई ऑडियो विजुअल क्लिप आप दिखाएंगे, या फिर पोएम दिखाएंगे ऑन ट्रेवल, यानी कि यात्रा की कविताओं पे चर्चा करेंगे, या फिर यातायात के संसाधनों यानी साधनों या मॉडल उसको दिखाएंगे, या बच्चों को यातायात पर अपने अनुभव शेयर करने के लिए कहेंगे। तो इन्वॉल्वमेंट, कनेक्टिविटी मैंने पहले भी बताया, ये सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 है कि ईवीएस कक्षा में शिक्षार्थी, ठीक है, ईवीएस कक्षा में शिक्षार्थी कक्षा में पड़ोस में एक भिखारी लड़के के बारे में पूछता है और अवलोकन को अपने टीचर के साथ साझा करता है, और वो जानना चाहता है कि भाई उसके माता पिता उसको स्कूल क्यों नहीं भेजते, ठीक है। तो एक शिक्षक के रूप में आप अपने जो विद्यार्थी हैं उसको कैसे क्या जवाब देना चाहेंगे। विकल्प को देखिए, बड़ा बढ़िया विकल्प है कि आप उससे सुनेंगे और बाद में बोलेंगे कि भाई पाठ योजना तक ही सीमित रहें, यानी कि लेसन प्लान तक ही सीमित रहें, अन्य बातें ना करें। बी बोलता है कि भारत में भिखारियों की स्थिति की व्याख्या करेंगे, ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे कि बेगर्स ओवरऑल इंडिया में कैसे हैं। सी बोलता है कि इस विषय को विद्यार्थियों के साथ अलग से चर्चा करेंगे, और डी है कि भाई उनके अवलोकन की सराहना करेंगे और पूरी कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। तो तीनों विकल्प आप देखें तो आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। डी वाला विकल्प ज्यादा सही है क्योंकि उन्होंने जो अवलोकन किया उसकी सराहना होनी चाहिए, और पूरी कक्षा से उनकी स्थिति के बारे में हम ठीक से डिस्कस करेंगे ताकि अन्य बच्चियों के अंदर भी ज्ञान जाए। प्रश्न नंबर 15 की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 15 है कि खेल और पहेलियां ईवीएस के शिक्षण और अधिगम लर्निंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है या महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि विकल्प देखिए वे कक्षा की एक रास्ता से विराम प्रदान करते हैं, अथवा बी वाला बोलता है कि भाई विद्यार्थियों को मजे करने का समय प्रदान होता है रिडल्स और गेम से। सी है कि वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने देते हैं, और डी वाला बोलता है कि भाई कक्षा में संपादन करना आसान होता है। तो सबसे सही उत्तर इसका सी होगा कि उनको अलाउ करता है कि डिस्कवर करे पैटर्न खुद से वो, ठीक है, खुद से जब पहेलियां और गेम खेलते हैं खुद से और पहेलियां सॉल्व करते हैं तो खुद से डिस्कवर करते हैं पैटर्न को, ये उनके लिए ओवरऑल विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए काफी हेल्पफुल होता है।
प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलते हैं। तो बालकों के व्यक्तिगत विकास के बारे में है। तो बोलता है कि भैया व्यक्तिगत विकास के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता से व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता विकास के बारे में, और कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। और अंतिम वाला बोलता है कि अव्यवस्थित व असतत होते हैं। देखिए बात यहाँ पे जो सी वाली वो सही है कि भैया आप पूर्वानुमान लगा तो सकते हैं कि किस हिसाब से डेवलपमेंट होगा, लेकिन बच्चों के विकास की दर सभी की अलग अलग होती है। कारण क्या है? कारण ये है कि जितने बच्चे होते हैं सब एक ही उम्र में एक समान डेवलपमेंट नहीं लेते हैं, ठीक है। कुछ का विकास थोड़ा बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास जल्दी हो जाता है, कुछ का धीमे धीमे होता है। तो ये अनुमान तो लगाया जा सकता है, लेकिन बात यही होती है ना कि सबका विकास एक साथ एक जैसा नहीं होता। प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, यानी कि 3 तो गलत है। अब एक सही को छांटना है। विकास क्रमबद्ध नहीं होता, ठीक है। विकास अव्यवस्थित होता है। सी है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते हैं। तो ये तो अपने आप कट गया। अब ए को देखें तो विकास क्रमबद्ध नहीं होता। भाई विकास क्रमबद्ध ही होता है। अभी पहले तो यही पढ़ा कि एक अनुमान तो आप लगा सकते हैं, लेकिन क्रमबद्ध होगा तभी तो अनुमान लगाएंगे, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता सकते, सबकी दर अलग अलग होती है। विकास व्यवस्थित रूप से होता है, अव्यवस्थित नहीं होता। ऐसा नहीं कि पता लगा कि आप जो है पहले आपकी टांग ही बढ़ जाए, ठीक है, या फिर दिमाग वृद्धों की तरह बस अनुभवी हो जाए। नहीं, विकास एक व्यवस्थित रूप से होता है। तो ये तीनों गलत है। तो विकास सतत प्रक्रिया है, यही होगा। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 18 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 है कि बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान, रहने के कौशल, मूल्य, रीतियां किससे सीखते हैं? विकल्प देखिए, आस पड़ोस से, धर्म से, स्कूल से, समकक्षीय समूह से। अब इस तरह का अगर प्रश्न हम देखें तो पहले भी हम कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा अलग नेचर में था, क्योंकि हमने देखा था कि प्राथमिक जो बच्चे पहले तौर पे सीखते हैं अपने माँ बाप परिवार से सीखते हैं, आस पड़ोस से सीखते हैं। द्वितीय स्तर पे विद्यालय, धार्मिक संस्थान, ठीक है, पर्यावरण से चीजें जो अन्य संस्थान होती है वहां से सीखते हैं। तो इसमें सारे ऑप्शन सही हैं, और सारे ऑप्शन आपको डी में ही मिलते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। आस पड़ोस, धर्म, स्कूल, समकक्षीय समूह यानी कि पीयर ग्रुप जो होते हैं उनसे भी ये सीखते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन किन 2 मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है? देखिए जीन पियाजे का वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां जाके देखें, वहां से सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, और बहुत ही कम समय में मैंने बताने का प्रयास किया है कि सारी चीजें उससे कवर हो जाए। तो यदि उसको आप अगर देखने का प्रयास करेंगे तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल भी कहीं भी गलत नहीं होंगे पेपर में, और बहुत जल्दी, बहुत शॉर्ट में है। तो आप पेपर से पहले भी उसको देख लेंगे तो भी दिमाग में रुका रहेगा। विकल्प को देखते हैं। खैर, समायोजन व समावेशन, संतुलीकरण और संगठन, समायोजन एवं संतुलीकरण यानी समावेशन और संगठन। तो अगर इनका जो सही उत्तर आपको मैं बताऊं तो समायोजन एवं समावेशन है। अब देखिए यहाँ पे जीन पियाजे की बात हो रही है, तो 2 मूल प्रक्रियाओं को समाहित करने की बात आ रही है। देखिए अब जीन पियाजे के हिसाब से अगर हम देखें तो अनुकूलन, समायोजन व समावेशन, ये 2 मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है। कौन? समायोजन व समावेशन, ठीक है, एकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन। अब अनुकूलन का मतलब क्या होता है? जैसे अगर हम बात करें कि अनुकूलन समायोजन एवं समावेशन को करता है, तो इसका अर्थ ये होता है कि भाई समाज के वातावरण को देखते हुए खुद को ढालने के लिए अपने व्यवहारों में परिवर्तन करना, यानी कि पूर्व का ज्ञान या योजना में परिवर्तित करके वातावरण के साथ जो तालमेल बिठाया जाता है उसी को समायोजन कहते हैं। और समावेशन में क्या करते हैं? बच्चे पुराने या पूर्व के ज्ञान की सहायता से नए ज्ञान को अर्जित करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर है एकदम। चलिए प्रश्न नंबर 20 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं ना? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका मैं सही उत्तर बता दे रहा हूँ पहले। संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक, अमूर्त असंक्रियात्मक, लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इसको बोलते हैं, ठीक है, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसके बारे में मैंने बताया भी है, जैसे जीन पियाजे को पढ़ाया कि 7 से जो 12 वर्ष की अवस्था होती है, इस अवस्था में बच्चे जो है जो संरचनाएं होती हैं उसको लेकर जो है कठिनाई महसूस करते हैं, ठीक है। कॉन्क्रीट यानी कि जो सी वाली अवस्था इसमें दिया है उसका उत्तर तो डी ही सही होगा, लेकिन इस अवस्था में वो जो है उनका थोड़ा सा डेवलपमेंट हो जाता है, वो अमूर्त की जगह अमूर्त संरचनाओं की भी कल्पना करने लगते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत वाक यानी कि प्राइवेट स्पीच है।
बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है, बच्चों की सोच में रुकावट पैदा करता है, बच्चों की आत्म केंद्रितता दर्शाता है और बच्चों को चुनौतीपूर्ण कार्य करने मतलब जो दिए जाने पर घटाता है। ठीक है, यानी कि कहना चाहते हैं कि भाई जो चुनौतीपूर्ण कार्य उनको दिए जाते हैं उनको घटाता है। अब यहाँ पे आप देखें प्रश्न नंबर 21 के संबंध में, तो इसका सही उत्तर तो मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, पहले भी मैंने इस तरह के प्रश्न कराए हैं। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें इसके बारे में जो यहाँ पे बोला गया है, लेव वायत्स्की का कहना है भाई कि देखो व्यक्तिगत वाक्य यानी कि प्राइवेट स्पीच क्या होती है कि बच्चों को अपनी सोच को विनियमित रेगुलेट करने में, ठीक है, विनियमित करने में मदद करता है, क्योंकि मानते हैं कि भाषा विकास के लिए सामाजिक अंतःक्रिया का मतलब अंतःक्रिया के लिए एक जिम्मेदार कारक है और बोलते हैं कि इसके जो अर्थ होते हैं वो संवादात्मक प्रतिक्रिया के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं, जिसके माध्यम से बच्चों को समझने में सहायता मिलती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो प्रश्न नंबर 22 है कि लेव वायगोत्स्की के अनुसार शिक्षक अपने बच्चों के अधिगम में किस प्रकार जो है मदद कर सकते हैं। विकल्पों को थोड़ा ध्यान से देखिए, इनाम देकर, सजा देकर, ठीक है, मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके या उन्हें ब्लैक बोर्ड से सारे उत्तर नकल मारने पर। अब यहाँ पर देखिए इनाम देकर, सजा देकर अपने आप गलत है और डी भी गलत है, तो यानी इसका उत्तर आपको नहीं भी पता हो तब भी आप लगाएंगे कि सी, लेकिन सी मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव कर कर ये सही होगा, क्योंकि देखेंगे कि शिक्षक बच्चों के अधिगम यानी कि जो लर्निंग होती है उसमें सहायता उस हिसाब से करेंगे जिस हिसाब से वो सीख रहे हैं। ठीक है, उनके हिसाब से परिवर्तन करके उनको सिखाया जा सकता है, तो इसका सी सही होगा। प्रश्न नंबर 23 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 23 है कि पूजा अपनी दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। पूजा लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है। विकल्प को देखिए, आज्ञा पालन एवं दंड अभिन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, सी है कि अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अधिविन्यास यानी कि अधिविन्यास मतलब ओरिएंटेशन है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत एवं अभिविन्यास। ठीक है, अब इसका सही उत्तर तो मैं पहले बता दे रहा हूँ, आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये इस प्रकार जो होता है ना, इस प्रकार छात्र जो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि सही गलत के मध्य अंतर का चयन करके क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रति व्यवहार करते हैं। इसमें क्या होता है कि उनको लगता है कि जो गलत कार्य है उसके लिए उन्हें दंड मिलता है, चाहे घर से, चाहे टीचर से, चाहे कोई बड़ों से, और जो अच्छा करते हैं उनके लिए उनको तारीफ मिलती है। तो बच्चे ऐसी अवस्था में क्या करते हैं, दंड से बचने के लिए बड़े परेशान रहते हैं, तो इसी को बोला जाता है आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास यानी कि ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे उत्तर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 24 की तरफ चलें तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नहीं पे ध्यान दीजिएगा। तो विकल्प को पढ़ते हैं। बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा स्थायी विशिष्टता है। बी की बुद्धिमत्ता को परितोषित व विकसित किया जा सकता है। सी है कि बुद्धिमत्ता किसी एक सामान्य खंड से हावी नहीं होती अपितु कई प्रकार की होती है। डी है कि बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम से सहबद्ध नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे विकल्प आप देखिए तो इसका विकल्प ए सही है कि बुद्धिमत्ता एक स्थिर और स्थायी विशिष्टता है। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, एक स्थिर और एकाकी, क्योंकि भाई हार्वर्ड गार्डनर के हिसाब से आप देखेंगे तो अपने आप करेंगे, इनके हिसाब से जो बुद्धिमत्ता है एक स्थिर तथा स्थायी विशिष्टता नहीं है, बल्कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी नहीं है बल्कि वो बहु प्रकार का है और इसमें कई भिन्नता पाई जाती है बुद्धियों में। ठीक है, और प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर काम करती है। इनका मानना है कि भाई कोई व्यक्ति है, अगर एक बुद्धि एक में मात्रा अलग है तो अनिवार्य रूप से इसका संकेत यह नहीं करता कि वो अन्य प्रकार की बुद्धि से भी अलग होगा। भाई बुद्धि के इन्होंने कई प्रकार बताए हैं, तो अपने आप अगर आपने हार्वर्ड गार्डनर के बारे में पढ़ा है तो आप जाहिर सी बात है यहाँ पे आप बहुत आसानी से इस प्रश्न को आप कर लेंगे। यहाँ पे जो इनके संबंध में नहीं, बुद्धिमत्ता एक स्थिर और स्थायी विशेषता है, ये गलत है, स्थिर मानते ही नहीं, ये एक नहीं। प्रश्न नंबर 25 की तरफ चलते हैं। एक बालक केंद्रित शिक्षा यानी कि जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है उसकी क्या खासियत है। शिक्षिका की कोई भूमिका इसमें नहीं होती। ये अगला विकल्प है कि शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी इसमें निष्क्रिय होते हैं। सी है कि विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है, शिक्षिका निष्क्रिय होती है। डी है कि शिक्षिका और विद्यार्थी दोनों सक्रिय भूमिका में होते हैं। तो भाई चाइल्ड सेंट्रिक का मतलब ही क्या है कि अगर जो ये वाला विकल्प है शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती तो फिर टीचर्स की भूमिका ही क्या रह जाएगी।
बी वाला देखें तो बच्चे निष्क्रिय हो जाएंगे, तो फिर टीचर पढ़ा के ही क्या करेगा। और सी वाला विकल्प है कि सक्रिय भूमिका होती है लेकिन शिक्षिका निष्क्रिय होती है, तो ये भी नहीं सही है। यहाँ पे अपने आप जो क्वेश्चन नंबर 25 है इसका उत्तर समझ में आता है कि शिक्षिका व विद्यार्थियों मतलब जो स्टूडेंट होते हैं और टीचर होते हैं उनके बोथ जो है वो एक्टिव रहेंगे, तभी जो है क्लास चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की तरफ बढ़ पाएगी या चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन रहेगा। तो इस हिसाब से हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर लिया। बाकी यदि आप चाहते हैं कि कोई और अन्य इनिशिएटिव चलाए, जैसे कि केवीएस पे हम लोग पीजीटी के लिए भी सोच रहे हैं, पीजीटी में आप कौन से सब्जेक्ट को पहले चाहते हैं जरूर कमेंट करें, ठीक है। जिस हिसाब से कमेंट आएगा उस हिसाब से हमारी प्रतिक्रिया होगी। आगे बढ़ते हैं और आगे क्या बढ़ेंगे, आज का इतने ही क्वेश्चन है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।